हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। तो आज जो हम 9th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है ना, जो फर्स्ट चैप्टर है, वो डिस्कस यहाँ पे करने जा रहे हैं, मोशन इन वन डायमेंशनल। काइनेमेटिक्स के मतलब दो पार्ट होते हैं, एक 2 डायमेंशन, एक 1 डायमेंशन। तो जो 2 डायमेंशनल वाला पार्ट होता है ना, वो 2 डायमेंशन वाला पार्ट जो होता है वो 11th में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो 1 डायमेंशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें बस पढ़ना क्या होता है हमें, ये चैप्टर का ही नाम जो 9th क्लास में है ना, चैप्टर का नाम ही मोशन है, ठीक है। अब मोशन को समझने के लिए जो बुक्स में जो दिया होता है ना, जनरली वो बुक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट किया जाता है। तो मोशन को समझने के लिए सबसे पहले जो मेरे पास जो पहला टॉपिक आता है ना मोशन में, वो आता है पहले हम ये समझेंगे कि कोई बॉडी मोशन में कैसे होती है, कोई बॉडी रेस्ट में कैसे होती है, ठीक है। कि मेरे पास अगर यहाँ पर कोई एक एग्जांपल मैं लेता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ये मेरे पास यहाँ पर एक बस है, ठीक है। इसमें कोई ये ड्राइवर डी है और इसके पीछे एक पैसेंजर पी बैठा हुआ है, ठीक है। जब ये है तो होता क्या है, जब ये बस जो है एक कुछ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरा बंदा रोड पर ओ खड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया ऑब्जर्वर, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं पी से पूछता हूँ कि डी की जो स्टेट है वो रेस्ट में है या मोशन में है, अगर मैं पी से पूछता हूँ कि डी जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो पी को तो जो डी होगा ना वो रेस्ट में ही दिखाई देगा, क्योंकि वो सीट पर बैठा हुआ है, वो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है। तो पी के अकॉर्डिंग जो डी होगा वो रेस्ट पर होगा। सिमिलरली लेकिन अगर मैं ओ से पूछता हूँ ना कि जो डी है वो रेस्ट में है मोशन में है, इससे पूछता हूँ ओ से, ठीक है। तो ओ के अकॉर्डिंग जो होगा ना वो जो होगा मोशन में होगा, ठीक है। एक एग्जांपल तो इसका ये हो गया कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता वो चल रही है या रुकी हुई है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस बॉडी को हम देख कहाँ से रहे हैं, ठीक है। अब रेस्ट और मोशन का दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर मेरे को ये दे रखा है x इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है, और एक मेरे को दे रखा है इसी का केस x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। ये दो केस मुझे यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो होता क्या है अब कि अगर मैं t बराबर 0 पर लूँगा तो बॉडी तब भी मेरी x बराबर 3 मीटर पर थी, t बराबर 1 सेकेंड पर भी x बराबर 3 मीटर पर थी, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर भी x बराबर 3 मीटर पर थी। यानी मैं जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहा हूँ ना, x की वैल्यू 3 मीटर रह रही है, यानी कि x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं ये वाले एग्जाम्पल में देखता हूँ ना, क्या होता है कि अगर मैं t बराबर 0 पे देखूँ तो x कहाँ पे था, 0 मीटर पे था, ठीक है। t बराबर 1 पे देखूँ x 1 मीटर पे था, ठीक है। t बराबर 2 पे देखूँ x जो था मेरा 4 मीटर पे था, और अगर t बराबर 3 पे देखूँ तो x मेरा 9 मीटर पे था। यानी हुआ क्या, ये वाले एग्जाम्पल में मैंने जैसे जैसे टाइम बढ़ाया टाइम घटाया, उस पर डिस्प्लेसमेंट पे या डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 3 मीटर ही रहा। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में ये x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, ये t स्क्वायर दिया हुआ है ना, t बराबर 0 पे 0 पर था, यानी ये ओरिजिन होगा, यहाँ से मेन पोजिशन हो गई, ठीक है, ओरिजिन या मेन पोजीशन, ठीक है। और t इज इक्वल टू 1 पे 1 मीटर पे पहुंची बॉडी, t इज इक्वल टू 2 पे 2 मीटर पे, t इज इक्वल टू 3 पे 9 मीटर पे पहुंची। तो ये वाला जो केस है ना कि जब टाइम के साथ x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही हो, तो इसको तो बोला जाता है रेस्ट, ठीक है, और इस केस को बोला जाता है मोशन, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब इससे जो अगला वाला टॉपिक है ना, इससे अगला टॉपिक हमारे पास आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या होती है, जनरली डिस्टेंस को जो डिफाइन किया जाता है ना, डिस्टेंस को डिफाइन ऐसे किया जाता है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, यानी कि किसी बॉडी के द्वारा कितनी पाथ लेंथ कवर की जा रही है किसी भी जर्नी में, उसको डिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। अब डिस्टेंस का देखो एग्जांपल ये देता हूँ मैं, अगर ये पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पर ए पॉइंट पर एक ऑब्जर्वर या एक ये बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, इसको पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है। तो वो ये इस टाइप से ये पहुँचेगा,
एक रास्ता तरीका तो ये हो गया डिस्टेंस जाने का, एक तरीका ये हो गया कि वो ऐसे जा सकता है, ठीक है, ठीक है। एक तरीका ये हो गया कि वो ऐसे जा सकता है, और एक तरीका ये हो गया ये ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है। यानी डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो हज़ारों तरीके से जा सकता है, ठीक है। इस वाले पाथ 1 से भी जा सकता है, इससे, इसको पाथ 1 बोल दिया मैंने। पाथ 2 से भी जा सकता है, पाथ 3 से भी जा सकता है, पाथ 4 से भी जा सकता है, और पाथ 5 से भी जा सकता है। यानी कि 5 रास्तों से वो जा सकता है, ठीक है। ये हो गई आपकी डिस्टेंस, है ना। और याद रखना है यूनिट कितनी होती है, मीटर। यूनिट होती है मीटर, यूनिट SI होती है, ये वाली SI यूनिट होती है इसकी मीटर। ये डिस्टेंस हो। अब इससे अगला टॉपिक जो आता है ना डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना उसको जो डिफाइन किया जाता है ना, उसको यहाँ पे डिफाइन किया जाता है द फाइनल मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी ना उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। जैसे मैंने अभी ये वाला एग्जांपल लिया था ना कि ये कोई अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो वो ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ठीक है। ये मान लो इसका पाथ 1 हो गया, और ये मान लो पाथ इसका 2 हो गया। तो डिस्टेंस जो हो सकती है ना वो कितने भी तरीके से वो तय कर सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो एक ही तरीके से तय हो सकता है, जो स्ट्रेट लाइन में होता है जनरली। ये जो पाथ 3rd हो गया ना, जो 3rd वाला पाथ है, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस असल में ये होता है, मान लो जो डिस्टेंस होती है ना और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होती है ना वो बिना किसी डायरेक्शन के होती है, यानी किसी भी डायरेक्शन में दूरी तय कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन इसमें होती है डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट में। तो जब डायरेक्शन होती है तो ये होती है वेक्टर, ठीक है। ये हो गई। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी भी मीटर ही होती है, ठीक है, ओके। अब डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब कुछ मतलब इसके बारे में कुछ आगे की चीज़ें हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आगे की, और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पहला केस नोट है, यहाँ पे एक नोट किया है, इसको बोला जाता है साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन में होता क्या है, आपने ये पढ़ ही रखा है कि अगर कोई मेरे पास ये क्वाड्रेंट सिस्टम है ना, ठीक है, ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, तो जितनी दूरियां पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगी ना, इधर की तरफ, वो सारी दूरियां लेनी है पॉजिटिव, ठीक है। और ऊपर की तरफ की सारी दूरियां लेनी है पॉजिटिव, और जितनी दूरियां इधर जाएंगी ना वो सारी दूरियां लेनी है निगेटिव, और नीचे की तरफ की सारी दूरियां लेनी है निगेटिव, ठीक है। इस चार्ट को याद रखना है, और मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के 90% क्वेश्चन तो इसी से बन जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहला वाला क्या है एग्जांपल, कि अगर ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी तक मैं 5 मीटर चला, ठीक है, ठीक है। अब और ये पॉइंट पी है, ठीक है, ये मैं 3 मीटर चला। तो अब मुझसे पूछा गया है कि इसमें डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस होगा ना इसमें, उसको आप डायरेक्ट जोड़ना होता है, 5 + 3 8 मीटर हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस तो हो गया 8 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, जो इंपॉर्टेंट हुई है निकालना यहाँ पे। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि इस डायरेक्शन में जितनी भी दूरियां होंगी वो सारी लेनी है पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में जितनी दूरियां हैं वो लेनी है निगेटिव, ठीक है। इस डायरेक्शन में कौन सी दूरी चली गई, 5 मीटर, ठीक है। तो 5 तो लेना है पॉजिटिव, ठीक है। -3 क्यों, क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस की दूरी लेनी है आपको निगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 2 मीटर।
तो डिस्टेंस कितनी आई 8 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आया 2 मीटर। फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल, ठीक है। अब मुझसे यहाँ पे डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस तो हो जाएगी 10 + 10 यानी कि 20 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इधर ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है, इधर की सारी दूरियां लेनी है मुझे पॉजिटिव और इधर वाली सारी दूरियां लेनी है नेगेटिव, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना वो हो जाएगा 0 मीटर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आ गई दूसरी यहाँ पे। अब इससे आगे का एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा। जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है ना, थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर ये है कि इस डायरेक्शन में चले 10 मीटर चला एक बॉडी, ठीक है। ये पाथ 1 मान लो आप, ठीक है। और ये पॉइंट बी है और जो वापस आता है ना वो आया मान लो 15 मीटर, ठीक है। ये पाथ पी है, ठीक है। अब मुझसे यहाँ पे कोई डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी टोटल डिस्टेंस को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस 10 + 15 यानी कि 25 मीटर। अब बात करता हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट की। इस डायरेक्शन में चली गई सारी दूरियां पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि 10 मीटर। और इस डायरेक्शन में चली गई सारी दूरियां निगेटिव यानी कि -15 मीटर, ठीक है। तो कितना आ गया है, -5 मीटर, ठीक है। तो अब चीज़ निकल के क्या आई कि डिस्टेंस जो आई ना हमेशा वो हमेशा पॉजिटिव आई यहाँ पे हमारी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी आया, 0 भी आया, निगेटिव भी आया। तो नोट ये होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ठीक है, वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जो निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। बट जो डिस्टेंस होती है ना, ठीक है, वो पॉजिटिव तो हो सकती है लेकिन 0 कभी नहीं हो सकती, ठीक है। वो निगेटिव कभी नहीं हो सकती, ठीक है। ये 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखने होते हैं। अब एक चीज़ आप ये देखें, पहले वाले केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आया 2 मीटर, डिस्टेंस कितनी आई 8 मीटर। दूसरे वाले केस में डिस्टेंस कितनी आई 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आया 0 मीटर। और जो थर्ड केस था डिस्टेंस आई 25 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आया 5 मीटर। तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है ना, देखने वाली बात जो ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, वो ऑब्जर्वेशन ये है, ऑब्जर्वेशन जो है ना यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन ये है, जो डिस्टेंस होगी ना वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगी कहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट के मॉड से। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, और एक केस में हो सकता है। पहले तो इसे ये वाले केस को याद रखना है, ठीक है। अब ये जो मैंने इक्वलिटी का साइन लगाया, इक्वलिटी के साइन को समझने के लिए कि कहाँ पर हो सकता है, मान लो एग्जाम्पल 4 कि ए बॉडी यहाँ से चलाए 12 मीटर बी तक, ठीक है। अब मुझसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों पूछा जाए तो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे डिस्टेंस है 12 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो भी 12 मीटर है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट भी 12 मीटर है। तो यानी कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है ना, वहाँ पे जो डिस्टेंस होती है ना वो बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट के मॉड के, ठीक है। इसको ये याद रखना है केवल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और ये वाले उसको तो याद रखना ही है। और इससे आगे का मैं एक चीज़ यहाँ पे समझा देता हूँ। ये वाला जो रिलेशन निकल कर आया है ना हमारे पास की डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मॉड, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करने पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ना एंट्रेंस में भी और जो बोर्ड एग्जाम में भी, वो ये होता है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेता हूँ, तो वो आता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। सिमिलरली
अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो लेता हूँ ना, तो वो निकल कर आता है <<1। बस ये बात यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। ये वाली कंडीशन याद रखनी, ये वाली कंडीशन याद रखनी, ये मस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब ये डिस्टेंस वाला टॉपिक तो हमारा जो हुआ ना ये कंप्लीट हुआ। इससे जो अगला टॉपिक है, इससे जो अगला टॉपिक आता है ना, इससे अगला टॉपिक आता है मोशन के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। मोशन के बारे में जब हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, तो मोशन के बारे में पढ़ने में दो पहली चीज़ क्या आती है कि फर्स्ट चीज़ ये है कि कितने टाइप का होता है। तो ये होता है 2 टाइप्स मोशन, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप आता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और दूसरा टाइप है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये 2 टाइप मोशन के निकल के आते हैं हमारे पास यहाँ से, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का जो मतलब होता है ना, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि सेम टाइम इंटरवल में, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है टाइम तो सेम ही रहेगा, सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अब कैसे, उसका एग्जांपल क्या देते हैं? एग्जांपल उसका ये है कि मेरे पास अगर यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है, कोई क्या है? बॉडी। तो इस बॉडी में मैं ये देखूंगा, जो पहला वाला जो 0 सेकंड था ना, मान लो बॉडी यहाँ पे 0 मीटर पे थी, तो अगले 2 सेकंड में यहाँ पे वो x = 2 मीटर चली, और उससे भी अगले 2 सेकंड में x = 2 मीटर चली। यानी कि जो 2 सेकंड के बीच का गैप है ना, 2 सेकंड के बीच का गैप का मतलब, और हाँ एक चीज़ और कि जो अगला जो x = 6, यानी अगला जो 2 सेकंड का डिफरेंस होगा ना, वो उसमें भी 2 मीटर चलेगी। यानी कि हर 2 सेकंड में बॉडी 2 मीटर चल रही है, यानी कि हर 2 सेकंड में 2 मीटर चल रही है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि अगर बॉडी t = 0 पे, x = 0 पे थी, तो जो t = 1 सेकेंड होगा ना, मान लो वहाँ पे चली 2 मीटर, है ना, तो जो अगला 1 सेकेंड होगा उसमें चल दी 3 मीटर, और अगला जो 1 सेकेंड होगा उसमें चल दी 9 मीटर। यानी कि टाइम इंटरवल तो सेम है, मैं एक सेकंड करके बढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो डिस्टेंस है ना वो चेंज होती जा रही है, पहले में 2 मीटर, दूसरे में 3, तीसरे में 9 या 5 तो इसमें क्या हो रहा है? डिस्टेंस चेंज हो रही है, यानी कि टाइम इंटरवल सेम है, डिस्टेंस अनइक्वल है। यहाँ पे टाइम इंटरवल भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर इससे अगला पार्ट देखते हैं। इसका वो स्टार्ट करते हैं स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के जो जितने भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं, तो स्पीड के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। अब सबसे पहले देखो, स्पीड जो होती है ना, मैं पहले ही बता देता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब पहले बताने का क्या होता है, ये बस ऐसे ही होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है, जो स्पीड होती है ना वो होती है टोटल डिस्टेंस। देखो ये मतलब जो फॉर्मूला है ना, स्पीड = टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब ये ऐसा फॉर्मूला है कि मतलब लगता ऐसा है कि बहुत आसान फॉर्मूला है कि कुछ नहीं होने वाला है इससे, लेकिन इससे जेई नीट और IIT लेवल के मतलब क्वेश्चन जो है ना बहुत आसानी से वो भी सॉल्व हो जाते हैं। जो मैं अभी एक जेई का क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आया हूँ वो मैं कराऊंगा। तो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक है, बस इससे पकड़ के चलना है। मतलब जितना बेसिक से चलेंगे ना स्पीड या मोशन में, जितना स्पीड में या वेलोसिटी में बेसिक से चला जाएगा उतना मतलब फ़ायदा होता है ये वाले चैप्टर में।
बस बेसिक नहीं छोड़ना, ज़्यादा मतलब हाई लेवल के जाना नहीं होता है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मेरे को पता है कि डिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है, मीटर होती है यहाँ पे, और टाइम की यूनिट कितनी होती है, सेकेंड होती है यहाँ पे, है ना। तो स्पीड की जो SI यूनिट हो गई ना, कौन सी यूनिट, SI यूनिट, SI यूनिट जो स्पीड की हो गई ना, वो हो गई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये टर्म जो है ना SI यूनिट, ये SI यूनिट बार बार यहाँ पे आने को मिल रहा है। तो SI यूनिट की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI का मतलब होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या निकल गया है, स्पीड का फॉर्मूला निकल गया है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अगर मैं एग्जांपल इसका लूँ, एग्जांपल क्या लूँ, अभी मतलब बहुत इजी चल रहा है, अभी मतलब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं। क्या होता है, हाँ, डिनोट का ऐसे किया जाता है स्पीड को V से, डिनोटेड बाई V, ठीक है। ये होता है बिल्कुल, ठीक है ना, कि अगर मैं स्पीड ये लूँ कि ये 15 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, और इसको चलने में मेरे को 5 सेकंड का समय लगा, इसको चलने में 5 सेकंड का समय लगा, तो मुझसे ये पूछा गया है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड जो होगी ना, वो मैंने क्या फार्मूला बताया, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना चला 15 मीटर, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकल कर आई 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये एवरेज स्पीड निकल कर आई, ठीक है। ये तो बहुत आसान वाली बात हो गई। अब इससे आगे एक ऐसा क्वेश्चन है, मतलब जो मतलब बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन भी माना जाता है, और मतलब बहुत सारे टीचर्स नीट और JEE की प्रिपरेशन में कराते हैं। मतलब ये एक ऐसा फॉर्मूला है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि अगर मेरे पास कोई ये बॉडी है, यहाँ पे ये कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, P, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ये कोई बंदा है P, ठीक है। अब ये जो है इधर V स्पीड से चल रहा है, ठीक है। V स्पीड से क्या चल रहा है, मतलब इसको मैं टुकड़ों में बताता हूँ कि टोटल डिस्टेंस जो ये वाली ली है ना इसने, ये मतलब आधी दूरी तो ये वाली है, आधी दूरी ये वाली है, ठीक है। जो आधी दूरी है ना S1 ये वाली, और दूसरी दूरी जो है S2 है, ठीक है। इसको तो डिस्टेंस किया V1 है, V1 स्पीड से इसको इसने तय किया ये वाली दूरी को, और इसको किया V2 डिस्टेंस से, ठीक है। ये V1 से किया, इसको V2 से किया, और इसको करने में टाइम लगा T1, इसको करने में टाइम लगा T2, ठीक है। ये हो गई बात यहाँ पे। अब निकल के क्या आता है, अब मुझसे ये पूछा गया कि इस बंदे ने जो मतलब डिस्टेंस तय किया है ना इसकी, इस A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक की एवरेज स्पीड क्या होगी। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, कि कितना ज़्यादा टाइम लिया है उस बॉडी ने। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, S1 प्लस S2, ठीक है, और टोटल टाइम कितना हो गया T1 प्लस T2, क्योंकि टोटल टाइम है यहाँ पे T1 प्लस T2। तो यहाँ से निकल कर आया एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। अभी फ़िलहाल रखना है इसको याद। अब यहाँ से मैं ये देखता हूँ कि स्पीड इज इक्वल टू कितना था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से V1 की वैल्यू जो मैं निकालूंगा यहाँ से कितनी आएगी, S1 अपॉन T1। सिमिलरली V2 की निकालूंगा यहाँ से, तो S2 अपॉन T2, ठीक है। ये मेरे पास V1 V2 की वैल्यू निकल कर आई। तो अब यहाँ से S1 मैं निकालता हूँ ना, तो S1 कितना निकल कर आएगा, S1 निकल कर आएगा V1 T1। सिमिलरली S2 निकल कर आएगा V2 T2। तो जो एवरेज स्पीड आएगी ना वो निकल कर आ जाएगी V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल कर आया। मतलब ये जो फॉर्मूला निकल कर आया ना, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मतलब इससे सॉल्व हो सकते हैं कि इसी का एक एग्जांपल है। इसका एग्जांपल ये है कि मतलब कोई बॉडी है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ले रखी है, टोटल डिस्टेंस उसने मतलब आधी दूरी तो उसने तय कर रखी है S1 और आधी S2, ठीक है। आधी दूरी तो उसने तय कर रखी है V1 वेलोसिटी से, आधी दूरी तय कर रही है V2 वेलोसिटी से, ठीक है। लेकिन इस वाली पूरी जर्नी में टाइम कितना लिया गया है, सेम है, यानी इसमें भी T लिया गया है
और इसमें भी टी टाइम लिया गया है, ठीक है। दोनों में टाइम कैसा लिया गया है, सेम टाइम लिया गया है, ठीक है। अब मुझसे एवरेज स्पीड पूछिए किस किस के बीच में, ए और बी के। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या निकल कर आया, तो यहाँ पे v1 t1 प्लस v2 t2 सिमिलरली, मतलब नीचे t1 प्लस t2, तो एवरेज स्पीड वो निकल कर आती है कि v1 t1 प्लस v2 इंटू t2 और डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। अब v1 से चल रही है आधी दूरी, v2 से चल रही है दूसरी आधी दूरी, लेकिन यहाँ पर क्या टाइम है, यहाँ पे टाइम जो है यहाँ पे सेम है, यानी कि t1 की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी ली है मैंने, t2 की वैल्यू भी, तीनों की वैल्यू, दोनों की वैल्यू t ली गई है यहाँ पे। तो ये वाले फॉर्मूले में बस t1 t2 की वैल्यू जो है ना यहाँ पे बस t पुट कर देनी है। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया यहाँ पे, एवरेज स्पीड आ जाएगा v1t प्लस v2t अपॉन 2t, तो t कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड कितना आ गया, वो आ गया v1 प्लस v2/2, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे समझ में ये आया कि अगर किसी भी जर्नी में अगर टाइम इंटरवल सेम हो ना और जर्नी दो भागों में डिवाइडेड हुई, ठीक है, दो भागों में डिवाइडेड होती है, तो बस उसको करना क्या होता है, उसका मीन ले लेते हैं। अगर मान लो देखो यहाँ पे अगर यही जर्नी 3 भागों में डिवाइड होती ना, मतलब ये वाले डिस्टेंस s3 होती, ये v3 होती, तो कुछ नहीं होता, यहाँ पे प्लस v3 और आ जाता, +1 हो जाता है यहाँ पे, यानी कि ये नीचे वाला पार्ट जो हो जाता है ये v1 प्लस v2 प्लस v3 के बराबर हो जाता। तो इसके ऊपर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और आता है इसी के ऊपर का, जो दूसरा वाला सवाल है ना यहाँ पे, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो दी गई दूरी है ना वो समान है, यहाँ पे लिया गया जो टाइम था वो समान है यहाँ पे। तो इसको करने के लिए वही मुझे फिर वी एवरेज निकालना है यहाँ पे, ठीक है, वी एवरेज। तो वी एवरेज का फॉर्मूला वही v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, ठीक है। ये वी एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया, ठीक है। अब करते क्या है, वी एवरेज इज इक्वल टू, अब देखो v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, यहाँ से अगर मैं v1 की वैल्यू निकालूँ तो आएगी s अपॉन t1, ठीक है। तो t1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, t1 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आएगी, s अपॉन v1, और t2 की s अपॉन v2 निकल कर आएगी यहाँ पे सिमिलरली। तो यहाँ पे v1 इंटू s अपॉन v1 प्लस v2 इंटू s अपॉन v2 डिवाइडेड बाई वही s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। तो यहाँ से ये s भी कैंसिल होगा और ये v1 v2 भी कैंसिल आपस में हो जाएंगे। तो जो वी एवरेज निकल कर आया ना यहाँ पे, वो निकल कर आया मेरा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। आप इसको भी फॉर्मूले को याद कर सकते हो। और इसका एक जो जनरलाइज फॉर्म होता है ना, उसका जनरलाइज फॉर्म ये होता है कि अगर मैंने s डिस्टेंस को n हिस्सों में n भागों में या n हिस्सों में डिवाइड किया है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 अप टू 1 अपॉन vn, ठीक है। ये निकल कर आएगा फॉर्मूला, कब, जब n हिस्सों में डिवाइड किया। अब ये वाले फॉर्मूले को मैं ऊपर उठाता हूँ एक बार, तो वी एवरेज कितना आया था 2 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2। तो जो वी एवरेज यहाँ से निकल कर आया ना, वो निकल कर आया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये इसका फॉर्मूला निकल कर आया कि अगर कि अगर ली गई दूरी समान है तो 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 लिया गया, समय समान है तो v1 प्लस v2 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और इसी में भी वही होता है कि अगर n टर्म्स में डिवाइड किया है तो n तक जाएगा, और इसमें n तक किया है तो वही n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 नंबर ऑफ टाइम्स n नंबर ऑफ टाइम्स तक, मतलब डिस्टेंस डिवाइड हो जाएगी। तो इन फॉर्मूलों को याद रखना है। और ये वाले को जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं कि बस दो वेलोसिटीज़ का एवरेज ले लो, ठीक है, एवरेज ले लो, ठीक है। और इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो ये जो मोशन का, जो मोशन इन वन डायमेंशनल था ना काइनेमेटिक्स का, ये फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे आगे कंप्लीट हुआ है। तो इससे अगले वाले पार्ट में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मतलब इक्वेशंस वगैरह जो आती हैं, ग्राफ्स वगैरह, वो आगे डिस्कस करेंगे अगले वाले पार्ट में। तो यहाँ तक इतना ही, वही चीज़ होता है।